जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आशा है कि यह नववर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नया वर्ष हमेशा ही उमंगों भरा होता है, इसलिए यह नए वर्ष के दिन पे हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपको कुछ प्रेरणा दे सके, आपको जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून दे सके। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने परिस्थितियों के आगे अपने घुटने कभी नहीं टेके, जो एक चरवाहे के घर में रहकर भी एक बड़े साम्राज्य खड़ा करने का दम्भ भरता था। यह कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जिसके अपमान के प्रतिशोध में पूरा का पूरा साम्राज्य का विनाश हो गया, जिसने एक नए युग का प्रारंभ कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को, जो है मौर्य काल का कहानी। एक बार एक आचार्य एक राजमहल से अपमानित होकर जा रहे थे। रास्ते में उसे कुछ बालकों की टोली दिखी जो राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। उसमें जो बालक राजा बना हुआ था वह अपने नेतृत्व क्षमता से अपने पूरा प्रजा मंडली को ऐसे चला रहा था जो वह जैसे वह स्वयं सर्वशक्तिमान राजा हो। ऐसे निर्णय ले रहा था, ऐसे नीतिगत फैसले ले रहा था जिससे उस आचार्य की आंखें चमक उठी। उसमें उन्होंने भावी राजा को देखा और उनके मन में एक अटखेलियां सूझी। उसने बोला, हे महाराज, आप मुझे कुछ दान स्वरूप दे, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे दान दक्षिणा दे। उस छोटे से बालक ने राजा को कहा, ये सामने जो गाय चर रही है, इन गायों में से जो आपको पसंद है वो आप ले ले। आचार्य ने कहा, हे महाराज, परंतु ये गाय आपकी तो प्रतीत नहीं होती, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ। राजा बने बालक ने कहा, जब मैंने राजा होकर आपको वचन दे दिया है कि ये गाय आप ले सकते हैं, मैंने इन्हें आपको दान स्वरूप दे दिया है, तो आप इन्हें ले सकते हैं। उसने एक लकड़ी के तलवार स्वरूप उठा लिया और कहा, देखता हूं कि यह गाय आपको ले जाने से कौन रोकता है। मैंने निर्णय कर दिया है तो मैंने निर्णय कर दिया है। उस बालक के इस प्रतिभावान व्यक्तित्व को देखकर, उसके तेज को देखकर आचार्य मोहित हो गए। उन्होंने भावी उसमें सम्राट देख लिया। वो साहसी वीर बालक और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, और वो आचार्य और कोई नहीं, कौटिल्य थे। ये कहानी नहीं, हमारा इतिहास है, और रोचकता से भरा हुआ प्रेरणादायी ये इतिहास हम कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें याद रहे और हमारे मन मस्तिष्क में ये इस तरह से एक चलचित्र के जैसे, एक फिल्म के जैसे में हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए और हम इसे कभी ना भूले। तो हम शुरू करते हैं मौर्य काल को। पहले कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी, जो स्रोत हैं वो कहां से मिलते हैं। सबसे पहला जो स्रोत है वह अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र वही आचार्य कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में राजनीति की बातें लिखी गई हैं। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसे विशाखा दत्त ने लिखा था, और यह गुप्त काल में लिखा गया था। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा को दिखाया है। वहीं एक और पुस्तक है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। वहीं बौद्ध ग्रंथ में भी इनकी वर्णन मिलते हैं, जैसे जातक कथाएं हैं, दीपवंशा, महावंशा जो सिलोनी टेक्स्ट हैं, इसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख के में भी हमें मौर्य काल के जो महानता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक स्तंभ जो लिखा गया है यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और इसे सर्वप्रथम जेन प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक नाम नहीं, एक राजा नहीं, बल्कि एक भावना है, एक सपनों की उड़ान है। अगर आप चाह ले कुछ करना तो कितना भी मुश्किल आपके सामने में आए, आप रुक नहीं सकते, आप उस मंजिल को जरूर पार सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पाटलिपुत्र में नंद वंश का साम्राज्य था, लेकिन नंद वंश के राजा धनानंद, उन्हें इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भोग विलास में लीन थे। परंतु एक आचार्य है, एक शिक्षक है जो दूर की बातों को समझ सकता है, वह आने वाले खतरों को भांप सकता है। कौटिल्य ने धनानंद को समझाया कि बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा, हमें एक भारत
भारतवर्ष का निर्माण करना पड़ेगा। हमें इन छोटी छोटी जो राज्यों हैं इन्हें मिलाकर एक महान भारतवर्ष का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन जो मद में डूबा हो, जो मदिरा में डूबा हो, उसे ये ज्ञान की बातें कहां समझ में आने वाली थी। अपमान किया और उन्हें धक्के देकर महल से बाहर निकाला कि ये बूढ़ा मुझे क्या समझाएगा। लेकिन आचार्य ने कहा कि एक आचार्य अगर किसी को बना सकता है तो वह पूरे के पूरे साम्राज्य को भी ध्वस्त कर सकता है, उसे मिटा सकता है। उन्होंने अपने शिखा को खोल दिया और यह संकल्प लिया कि मैं जब तक नंद वंश का समाप्त ना कर दूं, इसका साम्राज्य को ध्वस्त ना कर दूं, तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। और वह इसी क्रोध में राजमहल से बाहर निकले। और मैंने जो आपको कहानी बताई चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की, वो बालक इन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने इसमें पूरे भारतवर्ष का एक भावी सम्राट को देखा, एक महान साम्राज्य के अधिवक्ता को देखा। आचार्य चाणक्य के मन में हमेशा से एक महान राष्ट्र की कल्पना थी, एक संपूर्ण भारतवर्ष की कल्पना थी। इन छोटे छोटे राज्यों के आपसी मतभेद से वो बहुत ही परेशान थे, क्रुद्ध थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और एक ऐसा सक्षम राजा बनाया जो इस पूरे भारतवर्ष को एकजुट कर सके। चंद्रगुप्त ने अहंकारी राजा धनानंद को परास्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भारत के उत्तर पश्चिमी के कुछ राज्यों को सौंप दिया था जो उसके अधीन थे। यह जो अखंड भारत की जो परिकल्पना थी चाणक्य की, उसमें यह बाधा थी। इसलिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा सेल्यूकस निकेटर को हराने के लिए और वो जो उत्तर पश्चिमी छोर के राज्य हैं उन्हें अखंड भारत में शामिल करने के लिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को आचार्य चाणक्य की सहायता से उनके कूटनीति से हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने जो उत्तर पश्चिम में भारत के कुछ पार्ट थे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, उसे चंद्रगुप्त को सौंप दिया, जिसमें थे एरिया, अरकोशिया और जर्डोसिया, जिसे हिंदी में हैरात, कांधार और मकरान कहते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया और एक यानी मेगास्थनीज को उनके दरबार में एम्बेसडर बनाकर भेजा। एक बड़ा साम्राज्य अच्छे से तभी चल सकता है जब उसे चलाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था हो और उस व्यवस्था को अच्छे रूप से लागू किया जाता हो। वह अस्थायी व्यवस्था तो आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रदान कर दिया था, जिसमें एक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस सब की चर्चा उन्होंने की थी। जो राजा था वह सबसे ऊपर था, जो मौर्य साम्राज्य था वह केंद्रीकृत साम्राज्य था। राजा जो था वो सर्वोच्च था, उसके हाथ में सारे थे, सारे पावर थे। उसके बाद जो उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे और उस मंत्री परिषद में युवराज होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति, अमात्य होते थे। साम्राज्य का जो प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसके अलावा 4 प्रांतीय राजधानियां भी बनाई गई थी। पूर्व में तोशली, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में स्वर्णगिरी और उत्तर में तक्षशिला। आचार्य कौटिल्य ने पूरे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था बना रखा था। जो नगर शासन था वह 6 समितियां में बटी होती थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये जो 6 समितियां थी वो आप देख ले। पहला जो था वह उद्योग तथा शिल्प विभाग होता था, इसमें भी 5 सदस्य। दूसरा था विदेशियों का सत्कार करने के लिए, जो विदेशी व्यापारी आते थे उनसे का सत्कार करने के लिए विभाग होता था, इसमें भी 5 सदस्य होते थे। तीसरा था मृत्यु और जन्म का पंजीकरण विभाग, इसमें 5 सदस्य। चौथा था विक्रय के नियमों का निर्धारण करने के लिए, जो खरीद बिक्री होते थे बाजार में उसके नियमों का निर्धारण करने के लिए भी एक विभाग था, जिसमें 5 सदस्य। 5वां विभाग था जो विक्रय कर विभाग था, जो कि टैक्स लगाते थे बाजारों में, यह था। और छठा था मापतौल विभाग और इसमें भी 5 सदस्य थे। इन 6 जो समितियां थी सब में 5-5 सदस्य, यानी 30 सदस्यों का ये पूरा व्यवस्था चलाने के लिए जो मेन थे। बाकी लोग इसमें जो कार्य करने वाले थे वो अलग थे। ये जो ऊपर के लोग होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, वो 5 होते थे। इसके बाद जो सेना था, सेना के में भी 6 विभाग बांटे गए थे और सब में 5 सदस्य थे। पहला विभाग जो था वह पैदल सेना चलने वाला, दूसरा था घुड़सवार, तीसरा हाथी, चौथा रथ पर सवार और 5वां जल सेना जो नेवी होता था और छठा परिवहन। वहीं पे सभी जो सदस्य थे, ये सभी जो अध्यक्ष थे, इनको दिया जाता था वेतन, और वेतन पन्ना के रूप में दिया जाता था। पन्ना पूछे
देखिएगा क्या है, तो ये चांदी के सिक्के होते थे। एक आप राज्य की परिकल्पना कीजिए, एक राज्य है उसमें ये सारे विभाग हैं। अगर आपको बाजार में क्रय विक्रय को लेकर कोई समस्या हो रही है तो आपको विक्रय के नियमों का निर्धारण करने वाले विभाग के पास जाना पड़ेगा। सेना में कहीं आपका पैदल सेना का एक टुकड़ी है, फिर उसके पीछे घुड़सवार है, हाथी का सेना है, रथ है, नेवी अलग है, और परिवहन में कुछ भी अगर गड़बड़ी हो रहा है उसको ठीक करने के लिए एक अलग से विभाग है। तो यह सारा आप एक दूरदर्शिता देख पाएंगे जो आज के समय में भी पॉसिबल नहीं है। उससे ज्यादा व्यवस्थित ढंग से यह सेना का था, यह पूरा राज्य का कार्य चल रहा था। राजस्व विभाग था जिसमें कि अध्यक्ष होते थे समाहर्ता और सन्निधता। समाहर्ता जो होते थे वह राजस्व संग्राहक होते थे, वो टैक्स कलेक्टर होते थे। एक ऑफिसर के रूप में देखिए जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, राजस्व संग्राहक है। वहीं सन्निधता जो था वह मुख्य कोषागार होता था। राजा का जो ट्रेजरी होता था, जो उसका खजाना होता था, इसका यह मुख्य कोषागार को सन्निधता बोलते थे। वहीं राजा के खिलाफ कोई कुछ उसके विरुद्ध में षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, उसकी जानकारी जानने के लिए एक जासूसी विभाग होता था जिसमें महामात्य पाशरपा होता था, जो भी गुप्तचर होते थे उन्हें नियंत्रित करता था। उसके बाद पुलिस विभाग और न्यायिक विभाग होता था। हर जिले में एक पुलिस मुख्यालय होता था, थाने होते थे और न्याय विभाग होता था। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो उसमें धर्माधिकरण जो होते थे वो न्यायाधीश होते थे, जो जज होते थे, ये आपको न्याय दिलाते थे। और वहीं धर्म महामात्य भी होते थे जो कि अगर इनजस्टिस हो गया हो, किसी के साथ अन्याय हो गया हो, अगर धर्माधिकरण से कोई गलत फैसला हो गया हो तो यह धर्म महामात्य उसे सुधार सकते थे। और इन सब के ऊपर भी अगर आपको न्याय की गुहार चाहिए तो आप राजा के पास भी जा सकते थे। उसके बाद जनगणना विभाग होते थे राज्य में, जो हर एक जन्म मृत्यु का ध्यान रखते थे और काउंटिंग करते थे, जनगणना करते थे। जो प्रांतों का शासन व्यवस्था होता था, जो 4 प्रांत में बटे हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंग में, उसमें राजुका होते थे जो लोक सेवा अधिकारी आईएएस की तरह काम करते थे, जो टैक्स कलेक्टर के रूप में, मॉडर्न जो कलेक्टर है उसके रूप में काम करते थे। वहीं युक्ता होते थे या अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी के जैसे कार्य करते थे, जैसे आज के समय में एसडीएम होता है और ये डीएम, इस तरह से ये राजुका और युक्ताज काम करते थे। उसके बाद गांव का शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ किया गया था। गांव के जो हेड होते थे उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था और 10-15 गांवों के जो नियंत्रण करते थे उन्हें गोपा कहा जाता था। नगर में नागरिका होता था जो आज के मेयर हैं, उस तरीके से ये कार्य करते थे। और सीता अध्यक्ष जो होता था यह कृषि का अध्यक्ष होता था। तो यह एक संपूर्ण जो व्यवस्था है ये कितना सुदृढ़ है। एक जो छोटे से बालकों की जो टोली चला रहा था वह कितना बड़ा एक साम्राज्य चला रहा है। यह सपनों की उड़ान कितनी बड़ी है आप देख सकते हैं। पूरा जो है भारतवर्ष, जो अखंड भारतवर्ष का स्वप्न था उसे पूरा कर दिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य कौटिल्य की सहायता से। और देखिए इसकी सुंदरता, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब कुछ, और इन्होंने अंत में क्या अपनाया तो जैन धर्म। जैन धर्म जो यहाँ तक कि वस्त्र तक भी धारण नहीं करता, वस्त्र तक को भी अपरिग्रह की इसमें परिकल्पना है जैन धर्म में। मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रख सकता। ये जीवन कितना, देखिए आप घूम फिर के कहाँ पे आता है। एक बालक जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, 10 वर्ष की आयु में माता की मृत्यु हो गई है, एक चरवाहे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है, वहां से उठकर एक वह इतना संपूर्ण अखंड भारत का सम्राट बनता है और फिर इतना ऐशो आराम, इतनी बड़ी जिंदगी, इतना बड़ा साम्राज्य, और उसके बाद अंत समय में वह क्या धारण करता है तो वो जैन धर्म, जहां एक वस्त्र भी धारण नहीं किया जाता है, एक सिक्के को भी अपने पास नहीं रखा जाता, उस जैन धर्म को यह धारण करता है। और भद्रबाहु के नेतृत्व में यह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर जो संलेखना विधि है, जिसमें कि भोजन को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है और भोजन को धीरे धीरे कम करते करते अंत में मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। वह सम्राट जो पूरे भारतवर्ष का सम्राट था, वह भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते करते अंत में
भूखे रह के अपने जीवन को खत्म कर देता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य की दास्तान आपने देखी, एक कहानी के माध्यम से जो आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती होगी इनसे, और परीक्षा के लिए भी आपका यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पुत्र जो थे बिंदुसार और उनके पुत्र जो थे अशोक, इनके बारे में भी हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे और इसी तरह कहानी के माध्यम से हम इसे समझेंगे, जो कि यह पढ़ाई बोझ ही न लगे बल्कि एक कहानी के जैसे, एक फिल्म के जैसे आपके दिमाग में चलता रहे और आपको सब कुछ याद हो जाए। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।